और मैंने अभी देखा था कश्मीर से जुड़ी हुई हैं आदरणीय क्षमा कौल जी, और भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, मैं अभी देख रही थी। हम अभिवादन से शुरू करते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं और अपनी शिक्षक या शिक्षिका को जब देखते हैं तो वो कहते हैं सुप्रभात मैडम, सुप्रभात सर। ये सुप्रभात कहाँ से आया है? गुड मॉर्निंग से आया है, अनुवाद से आया है। हमारे यहाँ समय को देखकर अभिवादन की परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ उम्र को देखते हुए अभिवादन की परंपरा थी। और जो जिस परिस्थिति या जिस औपचारिक अथवा अनौपचारिक माहौल में हम हैं, उस हिसाब से नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श वगैरह करने की परंपरा थी। तो सुप्रभात आ गया, शुभ दोपहर आ गया, शुभ रात्रि आ गया, तो ये सारा कुछ अनुवाद से आ गया है। और अब ये कहना गलत होगा पूरी तरह से, हालांकि बहुत कुछ हम देखें तो अगर इसको प्रतिशत में देना चाहें तो अधिक प्रतिशत यही है कि जो अभी पिछले कई दिनों से सारे वक्ता कह रहे हैं कि जो मीडिया है हमारा वो व्यावसायिक हो गया है, और व्यावसायिकता के नाते ही अब वहां कोई पत्रकार नहीं रह गया है, कोई संपादक नहीं रह गया है, न पत्रकारों के या संपादकों के अपने विचार रह गए हैं, बल्कि विचार, भाषा, चित्र, जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो उस पूंजीपति का है जिसने अपनी पूंजी लगाई है उस मीडिया में। जिस मीडिया का पत्रकार बोल रहा है या जिस मीडिया का संपादक अपने विचार अपने संपादकीय में रख रहा है। तो हम सिर्फ मीडिया को ही दोष ना दें कि सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिकता ही है जो छाई हुई है, बाकी कुछ रहा ही नहीं है। हम अपने जीवन में क्यों ना झांक कर देखें। एक बच्चा जब जन्म लेता है और वो बोलना शुरू करता है तो माँ उसे सिखाना शुरू कर देती है, बेटा देखो ये पीकॉक है, बेटा देखो ये मैंगो है, बेटा देखो ये बनाना है। हमने उनको केला नहीं सिखाया, हमने उनको आम नहीं सिखाया, हमने उनको मोर बोलना नहीं सिखाया। और जो ये भाषा का संस्कार जो दिया जाना था, जो कहते हैं प्रथम गुरु माँ होती है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये संस्कार जो माँ से शुरू होकर विद्यालय से और विश्वविद्यालय से होता हुआ अब उसको आप कहें कि साहित्य जगत तक जाता है या कहें कि मीडिया तक जाता है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी जो प्रक्रिया है भाषा का संस्कार देने की, ये सब जिम्मेदार है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर मैं उद्धृत करना चाहूंगी आडवाणी जी के शब्दों को। इमरजेंसी के समय में उन्होंने कहा था पत्रकारों के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, कि इनसे झुकने को कहा गया था। वो जो अभी बात कही थी राम गोपाल सिंह जी ने, जो शासक की भाषा होती है वही शासित की भाषा होती है। तो वो कह रहे हैं इनसे झुकने को कहा गया था, लेकिन ये तो रेंगने लगे। शासक कितना जिम्मेदार है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहे हैं? खैर, मैं इस पर लगातार चर्चा करूंगी, लेकिन साथ साथ हम देखना शुरू करते हैं। मैं पूरा इतिहास आपके समक्ष रखना चाहूंगी। हिंदी का आरंभ होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 1050 से माना जाता है, और 1050 से हम लगातार देखते हैं कि जो साहित्य की भाषा है वो लगातार परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। और 1050 ही क्यों कहें, हम आरंभ से क्यों ना कहें, आज की सभी भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत प्राकृत, पाली, अपभ्रंश से होते हुए वर्तमान समय की सारी जो बोलियां हैं, भारतीय भाषाएं हैं, ये जो विकास की प्रक्रिया है, इन पर भी एक दृष्टि रखनी होगी। और उसके बाद मैं आज के संदर्भ में और आज की मीडिया के संदर्भ में बात करूंगी। अगली पीपीटी चाहिए मुझे, अगली पीपीटी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, कृपया पीपीटी बदलिए। डॉक्टर चिराग सर प्लीज। हाँ, समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक यही हाल भाषाओं का होता है। जब भाषा एक जन्म लेती है तो उसके संपर्क में जितनी भाषाएं आती हैं,
संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के बाद जो हिंदी का स्वरूप, और बाद में हम मुगल काल में आ जाते हैं, उर्दू, फारसी, जिसकी अभी बात कर रहे थे राम गोपाल सिंह जी। तो फारसी से हमने, उर्दू से हमने बहुत सारे शब्द लिए, और जिसका नाम हिंदुस्तानी नाम भी प्रस्तावित किया गया, रखा गया। और उसके बाद हमारा जो काल रहा, अंग्रेजों का काल रहा, और फिर अंग्रेजी के शब्द आने लगे। तो इस तरह से हिंदी ने अपने साथ बहुत सारी भाषाओं के संपर्क में आई हिंदी, और उनसे बहुत सारे शब्द लिए। ठीक इसी तरह जैसा कि कबीर ने कहा है, भाषा बहता नीर। तो अगली पीपीटी। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो इस तरह से, और फिर कहा गया, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले राम गोपाल सिंह जी भी कह रहे थे। हम हर थोड़ी दूर पर हम देखें तो जो बोलियां हैं, जो भाषा है, उसमें उनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और ये परिवर्तन ही है जो हमें दिखाता है कि एक ही संस्कृत से निकली हुई जो तमाम आज की भारतीय भाषाएं हैं, उनका रूप हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। कहीं वो अवधी के रूप में विकसित हुई, कहीं भोजपुरी के रूप में विकसित हुई, कहीं छत्तीसगढ़ी है, कहीं कन्नौजी है, जयपुरी है, मालवी है, कुमाऊनी है, इत्यादि। जो हिंदी की 17 बोलियां हैं, ये उसी एक भाषा से निकली हैं, लेकिन क्योंकि इनको अलग परिवेश मिला, क्योंकि इनको अलग भूगोल मिला। जी हाँ, जब हम भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, भोलानाथ तिवारी को देखें, उन्होंने कहा भी है कि हमारी जो बोली होती है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो उच्चारण है, इन सब पर हमारे परिवेश का, हमारे वातावरण का और जलवायु का, ठंडे प्रदेशों का उच्चारण अलग होगा तो गर्म प्रदेशों के लोगों का उच्चारण थोड़ा अलग हमें दिखता है। तो इस सब का असर होता है, और इस तरह से भाषा के तमाम रूप जो है हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैंने सुना कहते हुए कि ये अलग अलग बोलियों में, ये विभाजन नहीं है, बल्कि ये एक ही भाषा का रूप है। आप देखें, अगर मिलान करना चाहें तो संस्कृत का पठती अवधि में पढ़ती हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा रूप बदलता है, उसका उच्चारण बदलता है, कोई एक ध्वनि बदल जाती है, और इस तरह से तमाम जो है उनका अलग अलग रूप हमें भाषा की बोलियों का मिलने लगता है। और इसी संदर्भ में मैं आगे बात कर रही हूं कि समय के साथ कैसे मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। पद्य और गद्य दोनों भाषाओं में अंतर देखने को मिला। ये विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य शारंगधर नाम के जो कवि हुए हैं, उनकी कविता का एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्यों पीपीटी बार बार बदल रही है? हाँ, यहीं पे रहने दीजिए अभी। हाँ, ये रूप मिलता है जो कि पुरानी हिंदी का रूप कह सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, संदर्भ भी मैंने दिया हुआ। चलिए वीर हम मीर, पा भर मेणी कंपई, दिगमगण अंधार धूलि सुर रह आच्छाई। तो ये यहाँ से अगर हम पुरानी हिंदी के इस रूप से शुरू करें, और इसीलिए हम देखेंगे आगे चलते एक एक करके कि किस तरह से रूप में परिवर्तन होता चला गया है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यहीं से अपभ्रंश के बाद से शुरू हो जाती। अब ये एक ही समय है। दूसरी ओर अमीर खुसरो लिख रहे हैं, और उनकी पहेलियों और मुकरियों की भाषा देखिए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये बहुत बिल्कुल आज की जो हिंदी है इसके समान दिख रही है हमें, और इसके समान है। कहते भी हैं कि खड़ी बोली का जो सबसे प्राचीन रूप है, जो सबसे पहले अमीर खुसरो के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। अगली पीपीटी लगाइए आप। तो इस तरह से हम धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन होते हुए देखते हैं। आगे चलते हैं हम, तो 15वीं शताब्दी में विद्यापति की भाषा, पुरानी काव्य भाषा हमें देखने को मिलती है। बालचंद बिजावई भाषा, दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा। और दूसरी तरफ कबीर अपनी अटपटी बानी कुछ इस तरह से सुना रहे थे।
अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। अब आप देखिए यहाँ पर भाषा का जो रूप है, जो उसकी वर्तनी है और जो उसका उच्चारण है, धीरे धीरे हमें बदलता हुआ दृष्टिगत हो रहा है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमें विद्यापति की ही जो भाषा मिलती है। विद्यापति स्वयं कहते हैं कि उन्होंने उनकी जो पुरानी अपभ्रंश भाषा है उसमें उन्होंने देशी भाषा को भी थोड़ा मिलाया हुआ है, और इसका कारण वो बताते हैं कि देसिल बाना सबजन मिठा तई तईसन जंपो और हट्ठा, कि अवहट्ट के साथ, या जिसे अपभ्रंश भी हम कह सकते हैं, उसके साथ उन्होंने देशी बानी को, देसिल बाना को उन्होंने मिलाया है, क्योंकि वो सबके लिए वो मीठी है, सबको वो मीठी लगती है, देसी बानी। ये देसी बानी क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि संस्कृत है वो बुद्धिजीवियों की भाषा बन गई थी, संस्कृत पंडितों की भाषा थी। तो जब ये कुछ ऐसे जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, ये लिख रहे थे और इनका ये मानना था कि इनका जो साहित्य है वो पहुंचना चाहिए जन जन तक, तो इन्होंने अपनी भाषा में, अपनी साहित्यिक भाषा में देसी वाणी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। और यही देसी वाणी का प्रयोग बताते हैं आगे चलकर तुलसीदास जी, जब वो रामचरितमानस लिखते हैं तो वो कहते भी हैं, उन्होंने कहा भी है कि क्यों मैंने रामचरितमानस अवधि में लिखा, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि भाषाबद्ध होने से ये जन जन तक पहुंचेगा ये मेरा काव्य जो है। क्योंकि वो खुद ये स्वीकार करते हैं रामचरितमानस में कि मेरे गुरु ने तो संस्कृत में ये कथा मुझे सुनाई थी, और अपने गुरु से जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा, उसे मैंने भाषाबद्ध किया है। भाषाबद्ध का मतलब उस समय की जो साहित्य की आम जनता की भाषा थी। तो ये जो भक्ति काल आ जाता है, भक्ति काल जो कि ब्रज और अवधि का काल रहा है, आप देखते हैं अधिकतर साहित्य इस समय ब्रज भाषा में लिखा गया। यूं कहें कि पूरे देश की जो साहित्यिक भाषा थी वो ब्रज थी, और ब्रज सीखने के लिए उस समय, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, मुख्य अतिथि महोदय, कि वहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज का आरंभ इसी दृष्टि से हुआ था, खड़ी बोली सिखाने के लिए आईसीएस के अधिकारियों को। ठीक उसी तरह से उस समय साहित्यिक भाषा ब्रज थी, और उसे सीखने के लिए, सिखाने के लिए दूर दराज में भी कच्छ की ब्रज भाषा पाठशाला इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि उस समय देश में इस तरह की पाठशालाएं खोली जा रही थी। और कवि चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात के दयाराम हो, चाहे महाराष्ट्र के नामदेव जी हो, दादू हो, गुजरात के राजस्थान की मीराबाई हो, या लाहौर के गुरु नानक जी हो, ये सभी ब्रज में भी कविताएं, अपनी जो कविता थी और जो एक भक्ति की कविता की लहर थी, वो ये सब ब्रज में लिख रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं भाषा निरंतर परिवर्तित हो रही है। इसके बाद तुलसी की बात जो मैंने अभी कही कि उन्होंने अवधि में क्यों लिखा, इसका कारण उन्होंने स्वयं दिया है कि भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जिस प्रकार मेरी बुद्धि, मेरे मन ने समझा है, उसी प्रकार मैं इस राम कथा को भाषाबद्ध करूंगा। आगे चलकर फिर मिली जुली भाषा के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। केशवदास कहते हैं कि तुलसी गंग दुगो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, दो अलग अलग प्रकार की भाषाओं का मिलना। जैसे कि हम तुलसीदास की ही रचनाएं देखें तो उन्होंने कुछ रचनाएं अपनी, रामचरितमानस की भी मैंने बात की, तो उन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखा, और बाकी अन्य अनेक रचनाएं हैं, गीतावली वगैरह हैं, जो उन्होंने ब्रज में लिखी। तो इस तरह से एक साथ दो भाषाएं चल रही थी और दोनों भाषाओं में रचनाएं की जा रही थी। लेकिन सर्वमान्य बात यह थी कि जो है मानी गई थी कि जो कविता की भाषा है, जो साहित्य की भाषा है, वह ब्रज थी उस समय। इसके बाद रीतिकाल आता है, और रीतिकाल में बिहारी की बात की जाती है। बिहारी आते हैं, वहां पे भी रीतिकाल में जो आचार्य हुए हैं, और आचार्य कवि दोनों रहे हैं, उन्होंने तो संस्कृत के भी प्रयोग किए हैं, लेकिन दूसरे जो कवि थे वो ब्रज में कविताएं कर रहे थे। पीपीटी पीछे ले जाइए।
न जाने क्यों ये थोड़ा लेटेंसी देखने को मिल रही है, तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है श्रोता अपना धैर्य बनाए रखेंगे। उसके बाद साहित्यिक हमने बात कर दी कि ब्रजभाषा ही थी साहित्यिक जो रचना थी, और उसके बाद काल आता है कि कविता की भाषा हिंग्लिश होती चली गई, जो हम आज का समय देख रहे हैं, आज जिस हम काल में जी रहे हैं। इसको मैं बहुत इसलिए भी बहुत फास्ट ले रही हूँ, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे मुख्य रूप से बात इसके गद्य के विकास पे भी करनी है, हिंदी गद्य का विकास जो रहा है और भाषा का किस तरह परिवर्तन देखने को मिला, और लिपि की भी बात करनी है मुझे, और उसके बाद मीडिया पर भी आना है। तो इंग्लिश में भी कविताएं आजकल मिलने लगी हैं, और ये एक उदाहरण मैंने लिया है संदीप कुमार सिंह के ब्लॉग से। अब देखिए, ये कह रहे हैं, बदल गया कल्चर, अपना पिता बन गए डैड हैं, फास्ट हुई अब जनरेशन, मैनर्स अपनाते बैड हैं, अपने बड़े बुजुर्ग बने अब घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2 वक्त की रोटी दे दे जो जनता के लिए वो गॉड है। अब आप देखिए, ये बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो अभी तक व्यावसायिकता की बात कही जा रही थी मीडिया के लिए, और वही बात कह रहे हैं। इन्हें ये भान तो है कि कल्चर बदल रहा है, लेकिन उसे कहने के लिए भी इनको शायद ये अंदर से ये इनकी चिंता भी है कि संस्कृति पर हमला हो रहा है, लेकिन उसे बताने के लिए इन्होंने पुनः अपनी भाषाई संस्कृति पर खुद ही हमला कर डाला है, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके। तो इस प्रकार संस्कृत से चलते हुए साहित्यिक भाषा भी निरंतर परिवर्तित होती हुई इंग्लिश तक आ गई है, और जो आज का हमारा समय है, ये वो समय है। अगला सीएम पटेल सर से अनुरोध है कि क्योंकि ये स्क्रीन आपका है, हम यहाँ से जब शेयर कर रहे हैं तो लेटेंसी बढ़ रही है, तो कृपया आप ही शेयर करें, हम नहीं करेंगे। हम जैसे ही बोलेंगे, हाँ, शताब्दी का 84 वैष्णवन की वार्ता। अब आप देखिए, उस समय ब्रज थी साहित्य की भाषा, और ये जो गद्य मिल रहा है ये भी ब्रज में मिल रहा है। औरोह पद गाए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जो श्री नाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए। ये वहां उसका एक अंश है 84 वैष्णवन की वार्ता का। साहित्यिक भाषा ब्रज थी, पद्य और गद्य दोनों में वही प्रयोग हो रहा था। अगली पीपीटी, अगली स्लाइड पर जाइए। उसके बाद आधुनिक काल के थोड़ा पहले का संवत 1400 के आसपास का, मैं संवत का प्रयोग कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, संवत और सन में कुछ 53-54 साल का अंतर है। संवत 1400 के आसपास का गद्य का नमूना हमें मिलता है, और ये भी गद्य का पुराना रूप है जो देखते हैं हम। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद। अब आप देखिए, खड़ी बोली हिंदी के निकट आया है ये गद्य, लेकिन अभी भी इस पर प्रभाव ब्रज का है। वाक्य संरचना भी खड़ी बोली हिंदी जो आज का जो आज की हम संरचना देख रहे हैं खड़ी बोली हिंदी का, वो हमें यहाँ पर उससे कुछ अलग देखने को मिल रहा है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद, आनंद स्वरूप हैं शरीर जिन्हीं नित्य ते शरीर चैतन्य के लिए चैतन्य अरु आनंदमय होतु है। मैं जो हूँ गोरिख सो मछिंदर नाथ को दंडवत करत हूँ, है कैसे वे मछिंदर नाथ, आत्म ज्योति निश्चल हैं, अंतःकरण जिनके अरुमूल द्वार तय 6 चक्र जिनकी की तरह जाने। तो इस तरह से अब अगली स्लाइड पर जाइएगा। इस तरह से जो गद्य है वो धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी के निकट आता जा रहा था। अगली स्लाइड कृपया। अब आ जाते हैं हम आधुनिक काल में। लाला हीरालाल ने संवत 1852 में बोलचाल की भाषा में आईने अकबरी की भाषा वचनिका लिखी। उसकी भाषा देखिए। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता, प्रभु को नमस्कार करिके अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसत करे है, और कहे हैं या की बड़ाई चेष्टा और चमत्कार कहाँ तक लिखूं, कही जात नहीं,
ताते याके पराक्रम अरु भांति भांति के दस्तूर व मंसूबा दुनिया में प्रकट भय ताको संक्षेप लिखत हूं। अब आप देखिए इसमें किस तरह से जो हमारे संस्कृत से हिंदी में जो देवनागरी के वर्ण आए हैं उनमें भी हमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। संक्षेप और कुछ शब्द हैं जिनका उच्चरित रूप जो हमारे, मैं क्योंकि अवध से हूँ, अवधी बोलियों का जो उच्चरित रूप है, अवधी भोजपुरी या वहाँ उस तरफ की पूर्वी बोलियां जो हैं पूर्वी हिंदी की, उनके निकट है निमस्कार करिके चमत्कार कहाँ तक लिखूं कही जात नाही। ये सब प्रभाव अभी भी है, लेकिन भाषा धीरे धीरे आधुनिक काल की खड़ी बोली की तरफ बढ़ रही है। अभी हम देख रहे हैं, आप अगली स्लाइड ले आइए कृपया। अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे किस प्रकार भाषा आधुनिक खड़ी बोली के निकट आ रही है और ये परिवर्तन का दौर है और ये परिवर्तन सदा से रहा है। भाषा में भी रहा है, उच्चारण में भी रहा है, लिपि में भी परिवर्तन रहा है, जिसे भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये है संवत 1798 की रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वाशिष्ठ का एक उदाहरण है, जिसकी भाषा देखिए। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम करता हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीतराग भय क्रोध से रहित रहोगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो भाषा है बिल्कुल आज की खड़ी बोली के बिल्कुल निकट हमें दिखाई पड़ रही है। अगली स्लाइड ले आइए। और उसके बाद आ जाता है, जिसकी अभी बात की बहुत विस्तार से राम गोपाल सिंह जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं आधुनिक काल में, और जिन्होंने भाषा को परिष्कृत करने के प्रयास आरंभ किए। और ये दोहा भी उनका ही बड़ा प्रसिद्ध है, निज भाषा उन्नति है बिन सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। और उनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के का योगदान तो सबको पता है, जो उन्होंने भाषा के परिष्कार के लिए सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जितना कार्य किया है, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और आज हम जिस भाषा जो भाषा हमें मिली है विरासत में, ये बहुत कुछ इन विद्वानों के महत् प्रयासों के द्वारा मिली है। और एक यहीं पर मैं बात करना चाहूंगी, जो शुरू किया था राम गोपाल सिंह जी ने भी। मैथिली शरण गुप्त थे जो उस समय ब्रज भाषा में लिख रहे थे, मिलने गए एक बार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से और कहा कि मैं अपनी रचनाएं सरस्वती में छपवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन आप तो ब्रज में लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बताइए, मैं खड़ी बोली में रचनाएं लिखूंगा। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उन्होंने सरस्वती के कुछ अंक उन्हें दिए और उन्होंने उनका बड़ा मार्गदर्शन किया, और उसके बाद से मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखने लगे। और राष्ट्र कवि हमारे जिनको हम जानते हैं राष्ट्र कवि के रूप में, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये सब उसके बाद की देन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद की। और उसके बाद प्रेमचंद की भाषा हमें पता है, जो कि पूर्वी हिंदी की बोली बनारस के थे वो, और उसके आसपास की जो भाषा थी उसका प्रभाव उनकी भाषा पर, हालांकि हिंदी में ही लिख रहे हैं, हिंदी ही है वो, लेकिन प्रभाव हमें दिखता है। फिर जयशंकर प्रसाद की भाषा, जो अभी सर कह रहे थे अतिथि महोदय कि संस्कृत निष्ठ है, बिल्कुल सही है। तो संस्कृत निष्ठ भाषा का भाषा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हाँ जी, हाँ, उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ पत्र पत्रिकाओं पर, और इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए सिर्फ मैं भाषा दिखाना चाह रही हूँ इस विकास की प्रक्रिया में कि देखिए जब उद्दंत मार्तंड निकला संवत 1883 में, तो उसकी भाषा उस समय कैसी थी। यह उदंत मार्तंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी ओ पारसी और नहीं ओ पारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने
यहाँ जानने नहीं, जानने वो पढ़ने वालों को ही होता है। मतलब जैसा बोला जा रहा था वहां पर वैसा ही वो लिख भी रहे थे। जानने वो पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ वो समझ लें, वो पराई अपेक्षा ना करें, वो अपने भाषा की उपज ना छोड़ें। इसलिए अपने भाषा की उपज जो हमारी अपनी भाषा से उपजा है, जो पत्र आपको जो समाचार है, जो सूचनाएं हैं, वो अपनी भाषा में मिले, इस उद्देश्य से श्रीमान गवर्नर जनरल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त लगाए के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा। अब देखिए, उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार है, उसकी भाषा का रूप और आज जो हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उस भाषा का रूप कितना अंतर है। अगली स्लाइड ले आइए कृपया, जो हमें देखने को मिलता है। और फिर हमारे सामने वो व्यावसायिकता आ जाती है जिसकी बात मैं जब से मुझे लगता है ये कार्यशाला जब से चल रही है, अधिकतर विद्वानों ने जब मीडिया की बात आती है तो व्यावसायिकता की बात करते हैं। और ये आपके समक्ष विज्ञापन चलाएं जरा। ये जो विज्ञापन है देखिए, भले ही व्यावसायिकता आई लेकिन विज्ञापनों की भाषा में और क्या क्या परिवर्तन आए। व्यावसायिकता आई, वो विज्ञापन दें, वहां तक तो ठीक है, इस पर मैं चर्चा भी करूंगी। लेकिन देखिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है इसकी। इम्यूनिटी वाला ये ड्रिंक है। अब आप देखिए कि इसमें हिंदी बोली जा रही है, हिंदी का विज्ञापन है ये, हिंदी के चैनलों पर ये दिखाया जाएगा रोमन लिपि में। मुझे मैं राइट, अनम्यूट हूं ना। तो ये इस पर भी मुझे चर्चा करनी है, इसलिए विज्ञापन देखना जरूरी है कि जब एक भाषा दूसरी लिपि में लिखी जाती है तब उसमें क्या उससे क्या नुकसान होता है उस भाषा का। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, आप सभी श्रोता जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल जानते हैं कि रोमन लिपि की जो ध्वनियां हैं, उनके जो वर्ण हैं, उनके पास उतनी उनके चिन्ह नहीं है जितने हमारे हिंदी के वर्ण हैं। तो जब हमारे वर्णों को चिन्हों की कमी पड़ती है तो हमें वहां पर एक चिन्ह से कई बार दो दो ध्वनियों का काम चलाना पड़ता है। और यही वजह होती है कि हमें कई बार अनुमान से, जब हिंदी रोमन में लिखी हुई मिलती है तो हमें अनुमान से उसे पढ़ना पड़ता है और उसे समझना पड़ता है। अगले स्लाइड पर आइए कृपया। हाँ, और ये है एक पुराना विज्ञापन है जो दूरदर्शन पर मेरे बचपन में आया करता था। आप सभी का भी बचपन रहा होगा, देखा होगा। इसे चलाइए कि देखिए निरमा, और इसमें कितनी काव्यात्मकता है इस विज्ञापन में। मुझे आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, मुझे नहीं पता कि बाकियों को सुनाई पड़ रही है कि नहीं। विज्ञापन की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है, ठीक है, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, बढ़िया। अब आप देखें इस विज्ञापन में की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं वो कहती हैं, निरमा ने बांधा समा, वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा ने बांधा समा, काव्यात्मकता लाए हैं, लेकिन तुकांतता के लिए वॉशिंग पाउडर निरमा बीच में अंग्रेजी के शब्दों को डाल दिया गया है। आगे चलिए, अगला उदाहरण हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैं जिसकी बात कर रही थी कि जब एक भाषा दूसरी लिपि में लिखी जाती है तो उसे समझने में जो प्रयास करने पड़ते हैं वो एक बात है। दूसरा, चलन ये भी है, परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं, चलन ये भी है कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को
मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। और अमूल के विज्ञापनों की ये विशेषता है, मैं बहुत प्रभावित होती हूँ जब इस तरह के पोस्टर मैं अमूल के देखती हूँ। तो बिहार की जीत, अमूल पार्टनरशिप विद ब्रेड। पार्टनरशिप अब कहाँ से बनाया, पार्टनरशिप से पार्टनरशिप बना दिया। और देखिए एक अलग एक नया शब्द बन गया है। भाषा हिंदी है, लिपि रोमन है। दूसरा विज्ञापन अमूल का ही है, स्वाद से स्वागत। कहीं से ले लिया, स्वैग से स्वागत से ले लिया, स्वाद से स्वागत। और टाइगर जिंदा है से ले लिया, हर टी घर में जिंदा है, अमूल हर टी घर में जिंदा है। ये विज्ञापनों की रचनात्मकता है जो बिना साहित्य समझे, जिस पर मैं अभी आगे बात करने वाली हूँ, बिना साहित्य समझे इस रचनात्मकता को नहीं पहुंचा जा सकता है जो हम यहाँ पर अमूल के विज्ञापन में देख रहे हैं। आगे चलिए कृपया। और फिर आप देखिए बिल्कुल अर्वाचीन, इसमें 3 वीडियो दिखाए गए हैं। पहला बिल्कुल आधुनिक है और ये अधिकतर यूट्यूब पे देखने को मिलता है, टीवी पर कम ही देखने को मिलता है। ये भी हाथ धोने, जब कोरोना आ गया एकदम से हाथ धोने का विज्ञापन दिया जाने लगा, तो ये विज्ञापन नजर आता है। हिंदी में विज्ञापन बना है, लेकिन अंत में देखिएगा जर्म्स और कुछ एक आध शब्द का और प्रयोग इन्होंने अंग्रेजी के कर दिया है। बहुत रचनात्मकता से प्रस्तुति है इसकी, इस विज्ञापन की, लेकिन भाषा को मिला दिया गया है। उसके बाद ये भी लाइफ बॉय का जो बीच में आप देख रहे हैं 1992 का विज्ञापन है। इसकी भाषा देखिए आप किस तरह की है। पुराना विज्ञापन है, वीडियो बहुत अच्छा नहीं है। तकनीक जिस तरह से विकसित, भाषा जैसे विकसित होती जा रही है, तकनीक भी खूब विकसित हो रही है। तो आज के विज्ञापनों के वीडियो की जो स्पष्टता है वो यहाँ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ भाषा पे बात करना है। और फिर ये आधुनिक विज्ञापन है जो हमें आजकल देखने को मिलता है, ये जो तीसरा वाला है, ये लाइफ बॉय का, और आप सभी ने देखा होगा इसे। इसलिए हम अगली पीपीटी पर आ जाते हैं। अगली स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मत चलाइए, 2 मिनट रुक जाइए, जब मैं कहूं तब चलाइए। बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस मीडिया के द्वारा, जिसकी अभी रामगोपाल सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्य में बताया था, बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस हिंदी का खाते हैं और अंग्रेजी गाते हैं। ये फिल्मी दुनिया आप ले लें या टेलीविजन की दुनिया आप ले लें या फिर आप खबरिया चैनलों को ले लें, दूरदर्शन को छोड़कर, क्योंकि दूरदर्शन की भाषा अभी भी बहुत कुछ बची हुई है जब हम हिंदी की बात करते हैं तो। लेकिन बाकी खबरिया चैनलों की बात ले लें, उनके एक वाक्य में अगर 10 शब्द हैं तो 7 अंग्रेजी का होगा और 1 हिंदी का। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदी की वाक्य संरचना में अपनी बात कह रहे हैं तो हम हिंदी ही बोल रहे हैं। फिल्मों ने अधिकतर किया है कि या तो उन्होंने इतनी कृत्रिम हिंदी दिखाया है फिल्मों में, जो हिंदी का परिहास उड़ाती हुई सी प्रकट होती है हमें। और ये चुपके चुपके फिल्म का एक छोटा सा अंश है। धर्मेंद्र आते हैं और किस प्रकार, आप कृपया चलाइए, वीडियो चलाइए, लोग देखें, सुने इसको, किस तरह से कृत्रिमता दिखाई गई है। वो शब्द दिखाए गए हैं जिनका हम प्रयोग अपने आम व्यवहार में नहीं करते हैं। जीते रहो। ये है मेरी, मैं जानता हूँ साहब। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठ पुत्री रूपा जी। पुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। क्षमा कीजिएगा, हाँ याद आया, हरिपत भैया बोलते थे आपकी पुत्री तो शिमला में पढ़ती है। क्षमा कीजिएगा। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना? जी प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहब। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना।
ओह, ट्रेन से आए हो, ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है कहीं। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, DO2 DO किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेम साहब, जब TO2 DO तो GO गु क्यों नहीं होता? साहब हम का बोलते हैं, दा आ दादा बोलते हैं, बा आ बीबी थोड़ी बोलते हैं। अरे यही तरीका है अंग्रेजी भाषा का। क्या तरीका है साहब? अशिक्षित हूं ना, इसीलिए आप ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपके चरणों में आ गया हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। साहब आज ही मैं अंग्रेजी की एक पुस्तक खरीद कर लाता हूँ। एक विद्वान महापंडित के पास आकर यदि मैंने कुछ ना सीखा तो इतनी दूर आने से क्या लाभ? क्यों मैम साहब? हाँ ठीक है। अब सुनो, हमारी 2 गाड़ियां हैं। जी हाँ, एक फिएट और एक मर्सिडीज। तुम्हें कैसे मालूम? हम आपको समय देख कर आए हैं साहब। ओह वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है बहुत अच्छे हाँ। मर्सिडीज सन 59 की निर्मित है और फिएट 73 की। निर्मित मैंने मॉडल जानता हूँ। देखो हमारा ड्राइवर का नाम है जेम्स, उससे चाबी लेकर गाड़ी बाहर निकालो। कौन सी गाड़ी साहब? फियाट। साहब को दफ्तर छोड़कर मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी प्यारे मोहन। जी बहुत अच्छा, लेकिन आप मुझे इतने लंबे नाम से क्यों पुकारती हैं? आप मुझे सिर्फ प्यारे कहकर पुकारिए। प्यारे? हरिपत भैया भी इसी नाम से पुकारते हैं। हाँ ठीक है, जाओ जो आज्ञा। ये साला शक्ल सूरत से ड्राइवर नहीं, किसी फिल्म का हीरो लगता है, लेकिन बकवास बहुत करता है। हाँ हरिपत भैया ने भी यही कहा था, मगर साथ में ये भी कहा था कि आदमी बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन सुमी, मुझे तो डर लग रहा है। अरे मुझे धमकी दे गया है कि पुस्तक खरीद कर मुझसे आकर पढ़ेगा। अब तुम ही बताओ, ये TO2 DO2 GO गो क्यों नहीं? इसका मतलब मैं क्या? हिंदी फिल्मों में जो जब हिंदी दिखाने का प्रयास करते हैं तो परिहास ही करते हुए दृष्टिगत होते हैं। और ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं, ये हमें देखने को मिलता है जब हम आजकल के जो धारावाहिक आते हैं टीवी पर। मैंने अभी देखा जो लॉकडाउन के बाद जो नए सीरियल्स, अब जैसे जैसे शूटिंग हुई थी बीच में तो पुराने दिखा रहे थे, पुराने धारावाहिक के जो अंक थे वो ही दिखा रहे थे। लेकिन जब शुरू हुई और उसमें किसी एक सीरियल में मैंने देखा था जिसमें ऑनलाइन स्कूलों में अब ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, तो वहां पर भी देखा एक हिंदी, बाकी सारे कोई विज्ञान का शिक्षक खड़ा है, कोई गणित का शिक्षक है, कोई दूसरे विषय का है, लेकिन जो हिंदी का शिक्षक है जैसे ही वो बोलता है वहां की जो प्राचार्य हैं वो बिल्कुल उसको ऐसे रोक देती हैं, बस आप तो रहने ही दीजिए। या फिर इस तरह के हमें वाक्य सुनने को मिलते हैं कि हिंदी में बोलिए, हिंदी में। उनका कहने का ये मतलब होता है कि हम आपकी ये भाषा जो है वो समझते नहीं, जबकि उनके लिए हिंदी क्या है? इंग्लिश। आजकल उनके लिए हिंदी जब वो कह रहे हैं इस तरह का कि हिंदी में बोलिए, हिंदी में, तो उस हिंदी का मतलब उनके लिए है इंग्लिश। कि अब ये वाली हिंदी हमें तो समझ में नहीं आती। भाई क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो यही आजकल अभी पिछले कुछ दिनों से कुंजन आचार्य जी ने जो बात उठाई, संजय वर्मा जी ने जो बात कही, जो बातें हो रही थी कि अब ये एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अगर आप खाली हिंदी बोल रहे हैं और आप को अपनी बात हिंदी में ही कह रहे हैं, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप बस फिसड्डी किस्म के कोई हैं, पिछड़े हुए सी हैं, और उसी में अगर आप 2-4 शब्द अंग्रेजी के डाल दें, अंग्रेजी का छौंक लगा दें, तब आप वास्तव में पढ़े लिखे हैं। जबकि मेरा जो विचार है व्यक्तिगत रूप से, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी और जोर देकर कहना चाहूंगी कि इस तरह के प्रयोग वही करते हैं जिनको कोई भी भाषा नहीं आती। और बड़े दुख की बात है कि इस समय हम भाषा की दरिद्रता के युग में जी रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं। अंग्रेजी सीखना ना सीखना यहाँ ये प्रश्न नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं, क्या वह भाषा आपको आती है? क्या आप अगर गुजराती बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुजराती में अपनी बात कह सकते हैं? क्या आप अगर सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अपनी बात कह सकते हैं? क्या आप अंग्रेजी जब बोल रहे हैं तो क्या आप सही अंग्रेजी बोल पा रहे हैं?
या फिर आपको सिर्फ खिचड़ी ही बनानी आती है, तो हम ये जो इंग्लिश नाम दिया गया है वास्तव में ये खिचड़ी काल है। और सधुक्कड़ी हिंदी और खिचड़ी भाषा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के लिए प्रयुक्त किया था वो वास्तव में हमें आज देखने को मिलती है। और अब बहुत सही है, अगली स्लाइड पर हम आ चुके हैं। फिल्मी गीतों के अब आप देखिए युग परिवर्तन जो हो रहा है, जो समय बदल रहा है, उसमें भाषा और भाव और जिस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहा है, जो सांस्कृतिक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, वो हमें फिल्मों के गीतों में भी देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए मेरे ये कुछ मेरी जो बातें हैं उन्हें सुनकर उसके बाद हम वीडियो देखेंगे। ये पहला जो हमें जो दिख रहा है वीडियो, ये मुगले आजम फिल्म का है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो नारी चेतना और एक स्त्री पात्र को सामने मतलब प्रमुखता देकर इसका फिल्मांकन किया गया है। और दूसरा है जो आज का है, आप देखेंगे उस वीडियो को, और वही नारी चेतना हमें आगे आकर देखने को मिलती है। सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, आप अब इसकी भाषा देखिए क्या हो गई है। ना तो यहाँ पर कवित्व बचा है, ना तो यहाँ पर साहित्य बचा है, और संस्कृति तो है ही बिल्कुल जो आज की जो मेट्रो जिसको कल्चर या संस्कृति हम कहें तो वो है। बहुत मैंने काट दिया है, सिर्फ एक एक लाइन इन वीडियोस में है, इन गीतों के जरूर देखें। पहला वीडियो जो मुगले आजम का है, कृपया चलाएं। किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया। जी दूसरा गीत चलाएं। क्या प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली, छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली, हमार गली डिस्को चली। अब इसे भी बंद कर दीजिए। जी बिल्कुल, मेरी बात स्पष्ट रूप से पहुंच चुकी है। मैं यही दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से संस्कृति जिस तरह से संस्कृति आप वीडियो की आवाज बंद कर दें। हाँ जी, तो किस तरह से ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये गीतों के भाव और भाषा दोनों में देखने को मिल सकता है। बात दोनों में वही है, एक तरह से नारी चेतना, नारी विमर्श जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर मैं बात करना चाहती हूँ, नारी चेतना तो मीरा के उस पद में भी थी जब वो कहती हैं कि जो है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, या फिर जब वो कहती हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नारी चेतना वहां भी थी। साहित्य की भाषा है, साहित्य की भाषा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन विमर्श तो बना हुआ है, उस समय से बना हुआ है। भले ही लोग कहें कि ये उत्तराधुनिक विमर्श है या कुछ भी है, तो भाव और भाषा दोनों बदलती हुई हमें दिख रही है। और मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। अब आप देखिए इस तरह की कंगाली देखने को क्या हमें मिल रही है। इस तरह की कंगाली क्या शब्दों की आ गई है, या जो वहां बैठे हुए हैं वो इस तरह के उनके पास शब्द नहीं बचे हैं, या वो क्या दिखाना चाहते हैं मुझे नहीं पता है। अब तो हिंदी फिल्मों के नाम भी अंग्रेजी में आने लगे हैं।
आप देख सकते हैं कुछ नाम मैंने यहाँ उदाहरण के लिए लिए हैं। कृपया अगली स्लाइड पे आए। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में निरंतर परिवर्तन होता आ रहा है, जिसे हमने अभी तक देखा, चाहे वो साहित्य की भाषा हो, चाहे वो मीडिया की भाषा हो। और इसी तरह से हमें लिपियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। देवनागरी जो आज हम रूप देख रहे हैं, ये वस्तुतः ब्राह्मी के जो अक्षर हैं, ब्राह्मी के जो लिपि चिन्ह हैं, उनका ही विकसित परिवर्तित रूप है। और ये इसमें इस एक चित्र के माध्यम से, बाकी आप जो हर सदी में जो परिवर्तन हुए हैं, ये जो शोध करना चाहते हैं, और मैंने पिछले दिनों सुना भी कि कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे शोध के लिए कुछ विषय दीजिए, तो इस पर भी शोध कर सकते हैं, लिपि की दृष्टि पर से भाषा पर कि किस प्रकार परिवर्तन हुए हैं। हर सदी में इन वर्ण चिन्हों में, इन ध्वनि चिन्हों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो आप इंटरनेट पे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ देखना यही है कि जिस साइट से आप ले रहे हो वो विश्वसनीय साइट हो, अगर आप शोध के लिए ले रहे हैं तो। अगली स्लाइड दिखाएं प्लीज। ये एक नमूना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो मैंने उस विज्ञापन में दिखाने का प्रयास किया कि अमूल का विज्ञापन है, और अमूल के उस विज्ञापन में हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी हुई दिखाई दे रही है। और अब आजकल ये होता ही जा रहा है कि हम चैट करते हैं अपने मित्रों के साथ, चाहे वो फेसबुक पर कुछ लिख रहे हों या हम इस पर व्हाट्सएप पर कुछ लिख रहे हों, तो हम अपनी बात रोमन में लिखते हैं। आप कैसे हैं के लिए AAPKISE इस तरह से हम रोमन में लिखते हैं। ऐसा प्रयोग पहले भी, ऐसा उदाहरण हमें पहले का भी मिलता है। ये देखिए, संस्कृत के मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो हमें उर्दू, फारसी की लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। और ये कश्मीर से मैंने कश्मीर की एक हमारी एक्चुअली जो गुरु हैं वस्तुतः, उनसे मैंने मंगाया इसको। तो देखिए, आयात वरदा देवी त्रयक्षरा ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। ये वही तीसरा श्लोक है जिसे मैंने यहाँ पर दिखाने का उससे कलम से, स्याही से निशान लगाकर दिखाने का प्रयास किया है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसको। तो संस्कृत फारसी लिपि में भी लिखी जा रही थी। तो ये जो लिपि का परिवर्तन हम देख रहे हैं कि आजकल हिंदी के लिए रोमन का प्रयोग हो रहा है, तो ये जिस समय की जो लिपि शासक की लिपि थी, शासक की भाषा की लिपि थी, वो हमें पहले भी देखने को मिलता है। आगे चलिए कृपया। अगली स्लाइड। तो अब यहाँ पर ये चर्चा की बात ये है, ये हमने विकास देखा, उदाहरणों के साथ देखा। तो फिर ये प्रश्न हो सकता है श्रोताओं का, दर्शकों का, शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, कि तो फिर चिंता की क्या बात है, ये तो हमेशा से होता रहा है। एक भाषा का परिवर्तित रूप हमें देखने को मिला, लिपि भी अलग, एक भाषा के लिए किसी दूसरी लिपि का प्रयोग भी हमें देखने को मिला, तो चिंता किस बात की है? चिंता की बात ये है कि आज का जो परिवर्तन है वो हमारी संस्कृति पर हमला है। क्यों है, कैसे है, मैं बता देती हूँ। भाषा संस्कृति की वाहक है। हमारे भाषा जो है वह भारतीय भाषा, भारतीय दर्शन का भी आधार है, भारत की भाषा भारत की पहचान भी है। अब आप देखिए, आप बताइए, क्या हमारे जिस भी भाषा का प्रयोग हम हिंदी की संस्कृति बताने के लिए करते हैं, क्या उनके पास उतने शब्द हैं? यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्वान हैं स्टैटन हावली, डॉक्टर स्टैटन हावली हैं। उन्होंने हमारे सूरदास का जो सूर सागर है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उसमें उन्होंने, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग गूगल से भी सहायता ले रहे हैं अनुवाद के लिए, तो उन्होंने जो व्यक्तिगत को, जो कहते हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जो नाम हैं, उनका भी अनुवाद कर डाला। और हमारे लिए चिंता की बात ये है, हमें अंग्रेजी भी जानने की जरूरत है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो हमारे लिए चिंता की बात यह है कि सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि सूर सागर का अनुवाद करके सुर्स ओशन लिख लिया।
अब आप बताइए जरा, ये मुझे पता, अच्छा पहले पेज पर सोर्स ओशन अंग्रेजी में लिखा है, तो कहीं तो वो हिंदी में भी लिख सकते थे कि सूर सागर का है ये, लेकिन कहीं भी आपको जो मुख पृष्ठ है उस पुस्तक का, उसमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि सूर सागर, वो सोर्स ओशन है। आज के 50 साल बाद जो विद्यार्थी आगे चलकर पढ़ेगा, उसे सूरदास का ग्रंथ है सूर सागर ये पता नहीं होगा, वो सोर्स ओशन जानेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है उसमें, मैंने ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाई उसको, इतनी मुझे परेशानी हुई उसको पढ़ते पढ़ते, कि उसमें उन्होंने कृष्ण के नामों का अनुवाद कर डाला है। उन्होंने कृष्ण के लिए द ब्लैक वन, मोहन के लिए द माइंड बेग्युलर, और भी पता नहीं क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, जो मेरे लिए बड़ा कष्टकारी था, मैं नहीं पढ़ सकी उसको आगे। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया है, जो हमारे मुहावरे हैं, देखिए ये है संस्कृति, भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, भाषा की अपनी लोकोक्तियां होती हैं, भाषा के अपने मुहावरे होते हैं, जो उसी भाषा में अनुकूल पड़ते हैं जब उसका साथ उसका प्रयोग होता है। और उन्होंने क्या किया है, अब जैसे ना एक मुहावरा है, एक उसमें प्रयोग करते हैं कि गोपियों के गले का हार हैं भगवान कृष्ण, सूरदास के किसी पद में इस तरह का प्रयोग मिलता है हमें, उन्होंने उसको गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स लिख दिया है। उन्हें नहीं पता गले का हार जो मुहावरा है उसका मतलब है कि अत्यंत निकट होना, बहुत प्रिय होना, नहीं, उन्होंने उसे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स लिख दिया है। अब आप बताइए कि जब आप हिंदी अंग्रेजी में लिखेंगे, या हिंदी हिंदुस्तान की और भारतीय संस्कृति की बातों को, चाहे वो खबरिया चैनल हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो टीवी के धारावाहिक हो, उन्हें आप अंग्रेजी में बताने का प्रयास करेंगे, और या जिस तरह की टूटी फूटी भाषा का, आप खिचड़ी भाषा का आज आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें बताने का प्रयास करेंगे, तो क्या आप उसे सही रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे? क्या रोमन के पास हिंदी की सभी ध्वनियों के लिए चिन्ह हैं? जिस प्रकार आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि ट एक है हमारे पास ट है, हमारे पास ता है, लेकिन उनके पास सिर्फ टी है, और उसी टी से हमें अनुमान लगाना पड़ता है। अगर रोमन में किसी ने आपको कुछ संदेश भेजा है तो उसे टी से हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि यहाँ ता होगा या यहाँ पर ट होगा। अब मेरी अपनी भाषा है हिंदी, तो मैं तो शायद जान सकती हूँ, उसे अनुमान भी लगा सकती हूँ, लेकिन जिसकी भाषा हिंदी नहीं होगी, जो रोमन में हिंदी पढ़ेगा, वो क्या सही रूप में हिंदी सीख पाएगा? तो ये सारी परेशानियां हैं। दूसरी परेशानी होती है संस्कृति की। आप देखिए, हमारी जो अपनी भाषा होती है ना, उसमें हमारे जो शब्द होते हैं, एक एक शब्द हमारी पूरी परंपरा को लिए चलता है, और जब हम उस शब्द को छोड़ देते हैं तो हमारी पूरी की पूरी परंपरा नष्ट हो जाती है, हमारी पूरी पूरी परंपरा वहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाषा का विलोपन वो संस्कृति का विलोपन है। अगर आप पिछली ही स्लाइड पर रहते तो अच्छा होता, क्योंकि उन्हीं बिंदुओं की मैं चर्चा यहाँ पर कर रही हूँ। तो जो शब्द हैं वो परंपरा को लेकर चलते हैं। आप देखिए, कई बार है ना, हम शब्द का प्रयोग करते हैं गवाक्ष, दुहिता। ये गवाक्ष, ये दुहिता, ये क्या है? ये संस्कृति, पूरी संस्कृति की बात कर रही है कि भारतीय संस्कृति में गायों का क्या महत्व है, कि हमारे अधिकतर शब्द गाय से हैं। गौ आक्ष या दुहिता, गायों का दोहन करने वाली, जो वो पुत्री के लिए रूढ़ हो गया, ये अलग बात है। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। दूसरी चीज, हमारी अपनी लोक संस्कृति भी होती है, हमारी अपनी लोक भाषा भी होती है। इतनी हिंदी की लोक बोलियां हैं, हिंदी में बहुत सारे शब्द लोक बोलियों से लिए जाते हैं। मेरा तो अपना विषय लोक साहित्य और लोक संस्कृति ही है, तो आप देखें कि आप बताएं या कोई भी बताए इसमें से कि क्या एक लोकगीत आप ले लीजिए जो हमारे 16 संस्कारों में से किसी भी एक संस्कार से संबंधित लोकगीत है, क्या उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जा सकता है? तो अगर हम भाषा अपनी छोड़ देंगे, अगर हम इनके शब्दों को छोड़ देंगे, दूसरे शब्दों को ले लेंगे, नामों में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे अपने नाम छोड़ दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पास हैं बहुत सारे उदाहरण, जैसे कि हिंदी के पत्र बहुत सारे हैं, जैसे संडे मेल, संडे ऑब्जर्वर, या मिली जुले जो शब्द हैं, नव भारत टाइम्स, इंडिया टुडे। क्या वजह है कि ये नाम अंग्रेजी में रखे गए हैं या अंग्रेजी हिंदी मिलाकर रखे गए हैं? मैं यहाँ पर रघुवीर सहाय का एक फ्रेज है, कहें तो एक वाक्यांश है, जिसे मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगी कि पहले कहा जाता था ना, सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन रघुवीर सहाय ने उसे बदला, बहुत सही बदला है, कि उत्तम जीवन दास विचार। तो अब हम भाषा की दासता
की तरफ जा चुके हैं, जा रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, वही जो अभी कहा, पूंजीवाद छाया हुआ है, व्यावसायिकता छाई हुई है। तो हमें जीवन उत्तम चाहिए, किस दृष्टि से जीवन उत्तम चाहिए, भौतिकता की दृष्टि से जीवन उत्तम चाहिए। बाकी और कुछ उत्तमता तो मुझे इस भाषा का जिस तरह से विलोपन हो रहा है, जिस तरह से इंग्लिश आ रही है, जिस तरह से ये जो खिचड़ी देखने को मिल रही है, इसमें और कुछ उत्तमता नजर नहीं आती है। इसमें बस वही भोग विलास और व्यावसायिकता की ही उत्तमता की बात कही है इन्होंने। तो उत्तम जीवन और दास विचार की तरफ हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात अब यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगी कि हम जो हमारे ये जो पत्रकार हैं या जो जर्नलिज्म पत्रकारिता विभाग हैं विश्वविद्यालयों में, या हम आरंभ करें विद्यालयों में जो प्राथमिक शिक्षा हमें दी जा रही है, भले ही अभी नई शिक्षा नीति लागू तो नहीं हुई है, आ गई है, उससे पहले जो कक्षा 3 से 4 से या कहीं कहीं कक्षा 6 से हिंदी पढ़ाई जा रही थी, तो क्या वहां से विद्यार्थियों को उतनी ही गंभीरता से हिंदी वर्णों का उच्चारण, हिंदी ध्वनियों की पहचान, हिंदी भाषा, हिंदी की मात्राएं, वो सिखाया जा रहा था? मैंने देखा है, मुझे बड़ा दुख होता है कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य, अगर यहाँ कोई सुन रहे हैं तो इसे बड़े सकारात्मक रूप में लो, हिंदी भाषा के अध्यापन को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितना गणित और विज्ञान को लेते हैं। और वो क्या करते हैं, चलिए भाई समाजशास्त्र का शिक्षक है, अच्छा कक्षा 3-4 की हिंदी है ना, आप पढ़ा लीजिए। गणित के शिक्षक को, मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है, गणित के शिक्षक को हिंदी पढ़ाने के लिए कहा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जहां हमें बड़ा आवश्यक है कि बच्चों को आरंभ से ही उच्चारण पर उनके ध्यान दिया जाए, मात्राओं पर ध्यान दिया जाए। जो कल तक बात कह रहे थे कि उस पे हम देखते हैं कि जब समाचार आते हैं तो वहां पर कई बार वर्तनी अशुद्ध होती है, भाषा अशुद्ध होती है। तो ये अशुद्धि कहाँ से आरंभ हो रही है? ये अशुद्धि बड़े ही जो कहते हैं ना, नींव जो है वही अशुद्ध पड़ती जा रही है, इसलिए हो रहा है। अब आज का जो पत्रकार है वो वास्तव में साहित्य का ज्ञान नहीं रखता है। विज्ञापन बनाने के लिए शब्द शक्तियों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, भाषा के लिए शब्द शक्तियों का ज्ञान आवश्यक है, ध्वनि विज्ञान पढ़ना होगा अगर हिंदी पत्रकारिता करनी है या हिंदी का सही तरह से उपयोग करना है। तो अगर हम नहीं समझेंगे लक्षणा, व्यंजना और अभिधा को, कहाँ किसका प्रयोग करना है इसको, तो मुझे लगता है कि हम बहुत और भी निराशाजनक स्थिति आने वाली है। और एक आखिरी बात करके मैं फिर प्रश्न आमंत्रित करूंगी, और भाषा का विलोपन का संकट सीधे बढ़ता जाएगा, ये उसी से संबंधित है। और दूसरी चीज है, भाषा जो है ना, औपचारिक होती है और अनौपचारिक होती है। भाषा के कई रूप हमें, जैसे मौखिक और लिखित रूप देखने को मिलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक रूप हमें देखने को मिलते हैं, और बाकी जो वो प्रयोजन मूलक रूप है, मैं उनकी तरफ तो जा ही नहीं रही हूँ। एक जो बहुत ही निराशाजनक स्थिति मुझे देखने को मिल रही है, वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखने को मिल रही है। वहां पर टिप्पणी करने के लिए लोग किस तरह की अभद्रता तक और अश्लीलता तक गिर जाते हैं, ये बड़ा दुखद है। हम भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे मंच पर हैं जहां बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो हमें पढ़ रहे हैं, तो हम वहां पर जो ये ट्रोलिंग जिसको कहते हैं, ट्रोलिंग पर उतर आते हैं सीधे सीधे, बिना किसी पड़ताल के, बिना कुछ संदर्भों को जाने हुए, और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, गाली गलौज तक होने लगता है। ये निराशाजनक है। मुझे लगता है अगर हम इस तरह के वर्कशॉप से, इस तरह की कार्यशालाओं से, इस तरह के मंचों से, इस तरह की ई संगोष्ठियों से अगर हम कुछ वैचारिक परिवर्तन ला सकें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।